अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, वो हमने पढ़ना शुरू करना है। उसमें ये जो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं और ये जो लास्ट वाले 2 टॉपिक्स हैं इनको मैं छोड़ दूँगा, ये मैं नहीं करवाऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये जो मैंने हाईलाइट की हैं ये सिलेबस का हिस्सा हैं, और ये जो लास्ट 2 हैं ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में है कि ये भी सिलेबस का हिस्सा है या ये भी पढ़ने चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगा। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमने अभी पढ़ने शुरू करने हैं। सबसे पहले कंपनी के मुख्तलिफ इक़साम, तो इस टॉपिक से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जिसकी बुक से मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके मुताबिक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, और ये सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी की कितनी इक़साम है। यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपनी की कितनी इक़साम है, तो ये उनके नाम आपने लिखने होंगे। इनकी 2 नंबर का ये होता है, तो इसमें कोई आपने उसकी डिटेल तो नहीं लिखनी, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से वो क्या है वो हम बाद में देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन क्या होती है। दूसरी है मलकियत के एतबार से, तीसरी है ज़िम्मेदारी के लिहाज से, मज़ारवा कंपनी और मुल्की लिहाज से। तो ये कंपनी की इक़साम है जो मैंने अभी बोली हैं, ये हमने बारी बारी पढ़नी है। उसके बाद सबसे पहले हम यानी कि इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से जो है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से वो कहता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है बनाने के लिहाज से कि कंपनी को बनाया। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि उसको बनाना। तो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से मीन के बनाने के लिहाज से कि किस किस तरह बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो कंपनी है वो है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी के बारे में वो कहता है कि ये ऐसी कंपनी होती है जो किसी मुल्क के शहंशाह या बादशाह के फरमान पे बनती है। कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का जो वर्ड है वो नहीं लगता, क्योंकि जो कंपनी होती है उसके साथ लिमिटेड का वर्ड लगाना लाजमी होता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंपनी के जो इंतज़ाम होते हैं वो जो चार्टर उसका लिखा जाता है, उस चार्टर के अंदर जो कवानीन होते हैं उसके मुताबिक चलाया जाता है। जो कंपनी होती है यानी कि इसमें भी जो भी मेंबरान हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो महदूद है। वो कंपनी के जो जितने भी कंपनी के डूबने के बाद जो भी उसके पैसे देने वाले होंगे वो जो मेंबर हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होएगी। कुछ मिसालें उन्होंने दी हुई हैं। मिसालों में ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो उस मुल्क के जो बादशाह या शहंशाह उसके हुक्म पे बनाई गई हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है आइनी कंपनी। आइनी कंपनी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो किसी मुल्क के पार्लियामेंट के अजलास के बाद या पार्लियामेंट की मुतफ़िका करारदाद के बाद कोई कंपनी वजूद में आती है। इनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, इनका मकसद लोगों की फलाह बहबूद होता है। और इस कंपनी के साथ भी लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। इन कंपनियों की अजारादारी होती है। अजारादारी का मतलब ये होता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो वो सिर्फ वही नोट बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकते। और भी बहुत सारे मामला हैं जिसमें उनकी अजारादारी होती है। जैसे वापडा है, वापडा भी एक आइनी कंपनी है। तो उनकी अजारादारी क्या है? उनकी अजारादारी ये है कि कोई भी तीसरा बंदा जो है वो बिजली नहीं बेच सकता बना के, ठीक है, यानी ये उनकी अजारादारी होती है। और इन कंपनियों में भी जो मेंबरान होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए उसकी हद तक की होती है। अगर कंपनी डूब जाती है तो लोगों को अपनी पर्सनल जायदाद बेचकर नुकसान पूरा नहीं करना पड़ता। उसके बाद आ जाए जी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जो पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कायम की जाती हैं। ये वाली लाइन आपने नहीं याद करनी, ये काटी हुई है। इन कंपनियों को मुख्तलिफ सनती, ज़री और तजारती कारोबार करने की इजाज़त होती है। इन कंपनियों की जो तश्कील है, इंतज़ाम है और ख़ात्मे के जितने भी कवानीन हैं वो ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर लिखे होते हैं। इसकी कुछ मिसालों में आदमजी इंडस्ट्रीज़, वज़ीर आला इंडस्ट्रीज़ और सुभान टेक्सटाइल मिल, इनके नाम आप वेबसाइट से सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। और ये जो कंपनीज़ हैं ये रजिस्टर्ड कंपनी के ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद जो
यहाँ पे आपने देखा था कि पहला जो था वो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से था, इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब आगे है मलकियत के अतबार से, और मलकियत के अतबार से जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा मलकियत के एतबार से। मलकियत के एतबार में सबसे पहली जो है वो है पब्लिक कंपनी। तो आइए पब्लिक कंपनी को पढ़ना शुरू करते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी में फ़हरिस्ती अवामी कंपनी में हिस्सेदारों की तादाद कम अज़ कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम अज़ कम 7 मेंबर होते हैं और ज़्यादा की कोई बंदिश नहीं है, चाहे जितने मर्जी हों। इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ करेगी। डायरेक्टर जो है उसकी तादाद भी कम अज़ कम 7 होगी। कंपनी के हसस यानी कि कंपनी के जो शेयर हैं वो आसानी से स्टॉक एक्सचेंज कराची में, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, उसमें बेचे या ख़रीदे जा सकते हैं, आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कंपनी के जो हिस्सेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी महदूद है, यानी कि अगर कंपनी डूब जाती है तो सिर्फ उनका जो पैसे उन्होंने कंपनी के अंदर लगाए हैं बस वो डूबेंगे। अगर कंपनी ने उसके अलावा और भी पैसे देने हैं तो वो किसी को अपनी कोई पर्सनल जायदाद नहीं बेचनी पड़ेगी। कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करना, प्रॉस्पेक्टस यानी कि जब कंपनी बनती है ना तो वो एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती है जिसके अंदर वो डिटेल बताई जाती है कंपनी ये है तो वो करेगी, तो आप इसमें आके पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करें। कंपनी के हिसाबात का ऑडिट हर साल करवाया जाता है, यानी कि इसका ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है कारोबार शुरू करने से पहले आगाज़ का सर्टिफिकेट हासिल करना, यानी कि ये जब कंपनी रजिस्टर होती है तो जो रजिस्ट्रार होता है उस एरिया का, वो रजिस्ट्रार इस कंपनी को एक सर्टिफिकेट जारी करता है। सर्टिफिकेट के बाद ये अपने काम को शुरू कर सकती है। कंपनी के आगाज़ के बाद 3 माह या 6 माह से पहले एक आइनी इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। कंपनी के क़याम के बानियात की तादाद भी कम अज़ कम 7 होती है। ये क़याम के बानियात प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी का आगाज़ करते हैं, और ये कंपनी के आगाज़ के बाद ना 3 या 6 महीने के बाद पहला आइनी इजलास क्या होता है, आइनी इजलास में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको पूरी ब्रीफिंग दी जाती है कि कंपनी इस तरह बनी है, ये चीज़ें हमने की हैं। इस तरह से उन्होंने एक मीटिंग करके उनको सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो ये पब्लिक कंपनी तो हमने पढ़ ली है। पब्लिक कंपनी की उसने आगे कुछ मिसालें दी हुई हैं। मिसालों में उसने कहा जैसे PTCL है, PTCL जिसका हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो मेरा ख्याल अल्लाह के हुक्म से चलता ही नहीं है, तो PTCL और SNGPL जो है ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को मज़ीद 2 चीज़ों में तकसीम किया गया है। पहली है सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी को हम पढ़ते हैं जी। सिंगल मेंबर कंपनी में वो कहता है कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो था उसमें एक तरमीम हुई थी 2002 में, जिसको सिंगल मेंबर कंपनीज़ को 2003 कहते हैं। अच्छा, इसके मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सिंगल मेंबर कंपनी का नज़रिया दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एक वाहद हाजिर यानी कि जो सोल ट्रेडरशिप है ना, जो उसको भी एक चांस दे दिया कि वो भी कंपनी बना के और महदूद ज़िम्मेदारी के मज़े उठा सकता है। और ये जो सिंगल मेंबर कंपनी है उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इस कंपनी में सिर्फ एक ही रुकन होता है। सिंगल मेंबर है तो एक ही रुकन होगा। ये कंपनी अपने लफ्ज़ के बाद SMC लगाएगी। सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट इस्तेमाल करती है। इस कंपनी का इंतज़ाम फ़र्द वाहिद यानी अकेले मालिक के सपुर्द होता है, जैसे सोल ट्रेडरशिप में होता है। इस कंपनी के हसस नाकाबिल इंतकाल के मसले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसकी जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती। कंपनी का जो मालिक है उसकी ज़िम्मेदारी गैर महदूद है। गैर महदूद का मतलब यही है कि कंपनी अगर डूब जाती है तो वो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेचकर नुकसान पूरा नहीं करेगा। उसके बाद अच्छा, इस कंपनी के लिए पेशनामा जारी करना ज़रूरी नहीं होता। पेशनामा ये होता है कि जो शुरू में कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का क्या करेगी, इस तरह का उससे कोई पब्लिक नोटिस देना या प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो कहता है इस कंपनी की सिंगल मेंबर से अलहदा और जुदा करना हैसियत होती है, यानी कि जो मालिक है वो अलहदा एंटिटी है और जो बिज़नेस है वो अलहदा एंटिटी है। इसी तरह से जिस तरह कंपनी में जो बाकी कंपनी है इसमें भी इसी तरह से है। उसके बाद ये जो कंपनी है इसकी उम्र तवील होती है। अगर वो मालिक मर जाए, पागल हो जाए, तो इसके जो वरसा हैं वो कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सिंगल मेंबर कंपनी है ना, उस कंपनी का प्रमोटर भी वही होता है। जो कंपनी का मालिक वही उसका प्रमोटर वो होता है कंपनी को बनाने वाला। मसलन पर्ल कंसल्टेंसी गूगल से सर्च कर लें, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। जो SMNC प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद वगैरह, ठीक है, तो ये जो है उसकी एक एग्जांपल है। इसको आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मल्टी मेंबर्स प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये मल्टी मेंबर के अंदर ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। इस कंपनी में हिस्सादारों की कम अज़ कम तादाद 2 से लेकर 50 तक होगी। कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट का वर्ड यूज़ करेगी।
कंपनी में डायरेक्टर की तादाद कम अज़ कम 2 होएगी, 2 से 50 तक के, ठीक है। कंपनी के हसस आसानी से यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनकी ख़रीदो फरोख्त नहीं होती, तो इसलिए इनकी ये जो हसस हैं, ये शेयर्स हैं, इनकी आसानी से मुंतकिल नहीं किए जा सकते। कंपनी के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी महदूद है। महदूद का मतलब वही है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो वो सिर्फ जो पैसे कंपनी में लगे हैं वही डूबेंगे, कोई उनको ज़ाती प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का जो नुकसान है वो पूरा नहीं करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोस्पेक्टस जारी करना लाजमी नहीं है। प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कंपनी का नाम क्या क्या करेगी, इस तरह की जो चीज़ें उसमें मेंशन होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टस इशू करे, क्योंकि इसने शेयर्स बेचने ही नहीं है। तो ये तो वो कंपनी करती है जिसने जनरल पब्लिक को शेयर बेचने हैं, तो वो पहले प्रोस्पेक्टस देती है। उसके बाद कंपनी के हिसाबात का ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है, इनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है, यानी कि ये ऑडिट ना करवाएं, हुकूमत की तरफ से इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद ये कंपनी सदाकतनामा तश्कील के हसूल के बाद, सदाकतनामा तश्कील हसूल का मतलब ये है कि एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, उस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। इस कंपनी पर आइनी अजलास बुलाने की पाबंदी भी आई नहीं होती, जो हमने आइनी अजलास पढ़ा था कि 3 से 6 माह के दरमियान जो है ना वो इन्होंने अजलास बुलाना, इनका कोई चक्कर नहीं है इस तरह का। कंपनी के जो बानियान प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी बनाने वाले वो कम अज़ कम 2 होंगे। इनकी जो मिसालें हैं वो हैं टिपाल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और HKB प्राइवेट लिमिटेड। तो ये उन्होंने 2 मिसालें दी हैं, इनको मज़ीद गूगल से सर्च कर लें, आप इनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं कि टिपाल प्राइवेट लिमिटेड और HKB प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी में आ जाएगा, ये ऐसी कंपनी है जो किसी मुल्क की वफाकी या सूबाई हुकूमत की मलकियत होती है। वफाकी होती है वफाक यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ इमरान खान बैठा है, और सूबाई होती है जहाँ पे उस्मान बुज़ार पंजाब में बैठा हुआ है। तो जो सूबे की हुकूमत उसको सूबाई हुकूमत का, वफाकी का मतलब है जो वफाक में हुकूमत है। तो ये सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो वफाक या सूबाई हुकूमत की मलकियत होती है। इस कंपनी के कम अज़ कम 51% जो शेयर्स हैं वो हुकूमत के होते हैं, और जो इसके अलावा होते हैं वो किसी और के भी हो सकते हैं, या हुकूमत कंपनी के 50% से ज़्यादा नज़मा के तकर्रुर का इख्तियार रखती है। तो कम अज़ कम 51% शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। वो गवर्नमेंट अब हुकूमती भी सूबाई भी हो सकती है और वफाकी भी हो सकती है। ये कंपनी पब्लिक या प्राइवेट दोनों सूरतों में रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है, यानी कि सरकारी कंपनी को पब्लिक भी रजिस्टर करवाया जा सकता है और प्राइवेट भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। इस कंपनी से हासिल होने वाला नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदार भी हुकूमत होती है, हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे नफ़ा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है। मसलन पंजाब सीड कॉरपोरेशन, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन वगैरह। तो इस तरह की ये जो 2 मिसालें हैं ये सरकारी कंपनी की मिसालें हैं। उसके बाद आ जाए जी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के कम अज़ कम 50% शेयर की मालिक होती है, और 50% का मतलब ये होता है कि 50% डायरेक्टर भी उसी के इख्तियार में होता है कि वो लगा सकती है। 2 मिसालें दी हैं, मसलन निशाद मिल जो है वो होल्डिंग कंपनी है पावर लिमिटेड की, यानी कि पावर लिमिटेड को निशाद मिल होल्ड करती है। इसी तरह PSO होल्डिंग कंपनी है, PICIC ग्रोथ फंड की ये कंपनियाँ हैं, इनको आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि ये कौन सी कंपनियाँ क्या करती हैं, अगर मज़ीद आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद आ जाए, उसके बाद है ज़ेली या मुताहत कंपनी। अच्छा, ज़ेली या मुताहत कंपनी में यही बात है लेकिन दूसरे अंदाज से है कि ऐसी कंपनी जिसके 50% हसस किसी दूसरी कंपनी की मलकियत हो। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे थे निशात मिल होल्डिंग कंपनी है निशात पावर लिमिटेड की, तो इसमें हम बात कर रहे होंगे कि निशात पावर लिमिटेड जो कंपनी उसके 50% शेयर निशात मिल के अंडर हैं। तो यहाँ पे ये हम यहाँ से इधर जा रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ से इधर आ रहे हैं, इतनी सी बात है इसमें, इसको रीड कर लीजिएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाए जी ज़िम्मेदारी के लिहाज से। ज़िम्मेदारी की लिहाज से हम पढ़ते हैं कि ज़िम्मेदारी के लिहाज से कितनी कंपनी है। सबसे पहली है हसस की हद तक ज़िम्मेदारी वाली कंपनी, हसस की हद तक ज़िम्मेदारी वाली कंपनी। अच्छा जी, इसमें वो कहता है ये कंपनी अपना सरमाया हसस फ़रोख्त करके इकट्ठा करती है, यानी कि ये जो कंपनी है अपने जो शेयर्स होते हैं उनको बेच के पैसे इकट्ठे करती है। इस कंपनी में हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी इनके ख़रीदे गए हसस तक ही महदूद होती है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो महदूद है। कंपनी अगर डूबती भी है तो लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी, जो उन्होंने शेयर परचेज़ किए बस वही डूबेंगे। ये कंपनी अवामी और प्राइवेट दोनों सूरतों में कायम हो सकती है। अवामी कंपनी सरमाया के हसूल के लिए अवाम को शेयर्स की फ़रोख्त करती है, हसस का मतलब शेयर्स है। अवामी कंपनी के हसस जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में आसानी से ख़रीदे और फ़रोख्त किए जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ज़मानती ज़िम्मेदारी की कंपनी। इसकी यहाँ तक है ज़मानती ज़िम्मेदारी की कंपनी।
अच्छा, ज़मानती ज़िम्मेदारी कंपनी का मतलब ये है कि इसमें हर जो जो ज़िम्मेदार होता है, जो शेयर होल्डर होता है ना, वो इस बात की ज़मानत देता है कि वो अगर कंपनी कल को डूब जाती है या कंपनी ख़त्म होती है तो वो कुछ अमाउंट पे करेगा। अच्छा, इसमें जो हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ ज़मानती रकम की हद तक होती है। मिसाल के तौर पे कंपनी का नुकसान है 50 रुपए, तो हर किसी ने 10-10 रुपए दे दिए, 5 बंदों ने 50 रुपए हो गया। लेकिन अगर नुकसान इससे ज़्यादा भी होता तो सब ने 10-10 रुपए देने थे, बाकी जो नुकसान है वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है लोगों की। इस कंपनी का जो मकसद है वो पैसे कमाना नहीं होता। ये जो कंपनी होती है ये अपने नाम के साथ ज़मानती महदूद लिखती है। मसलन पाकिस्तान म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी ज़मानती लिमिटेड। तो ये पाकिस्तान म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी को मज़ीद आप गूगल से सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रही है, और ज़मानती ज़िम्मेदारी की कंपनी जो है उसकी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी गैर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी। अच्छा, इसमें उसने बात की है कि जो गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाली कंपनी है ना, वो ऐसी कंपनी है, इस कंपनी के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी सिर्फ इनके ख़रीदे गए शेयर तक महदूद नहीं होती। अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है उससे ज़्यादा, तो लोग अपने जायदाद बेच कर इसको पूरा करेंगे। और इसका जो ऑर्डिनेंस सेक्शन है वो 15 है, जिसके तहत ये कंपनी बनाई जाती है। इसमें कंपनी के जो हसस शेयर हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल भी किया जा सकते हैं। मसलन अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, इसको मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको सर्च कर लें। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्शन 42। सेक्शन 42 के तहत ये नॉन प्रॉफिट और जो एसोसिएशन है ये वाली कंपनी बनाई जाती है। इस तंजीम अदारे के नाम के साथ लिमिटेड का इस्तेमाल नहीं होता, और इस लिमिटेड का इस्तेमाल तो नहीं होता लेकिन लिमिटेड वाली इसको तमाम सहूलतें मिलती हैं। वफाकी हुकूमत इस कंपनी के तौर पर कायम करने के लिए लाइसेंस जारी करती है, यानी कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो इसको लाइसेंस जारी करेगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे उसने दी हुई हैं कि ये कॉमर्स, फ़न, साइंस और मजहबी सरगर्मियों को मसलन कि उनको बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। मसलन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड खुशहाल पाकिस्तान फ़ंड वगैरह। इसको मज़ीद अगर आप गूगल से सर्च कर लेंगे तो आपको मज़ीद इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है मुजारबा कंपनी। अच्छा, मुजारबा कंपनी जो है वो मुजारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 के तहत बनाई जाती हैं। इस कंपनी में एक फ़रीक पैसे लगाता है, दूसरा फ़रीक अपनी सलाहियतें बरोए कार लाता है। अच्छा, इसमें जो बंदा पैसे लगाता है उसको राबुल माल, इसकी मल्टीपल चॉइस भी आ सकती है, और जो कारोबार चलाने वाला फ़रीक है उसको मुजारिब कहते हैं। अच्छा, अब इसके जो सर्टिफिकेट हैं वो काबिल इंतकाल हैं, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल किए जा सकते हैं। मुजारबा कंपनी किसी एक मखसूस या एक से ज़ायद मकासद के लिए भी कायम हो सकती है। उसके बाद मुजारबा कंपनी मखसूस मुद्दत के लिए, कि ये 2 साल के लिए बनाई जा रही है या ये हमेशा के लिए बनाई जा रही है, इस तरह कह के भी बनाई जा सकती है। इसकी मिसालें हैं नेशनल बैंक मुजारबा और अलाइड बैंक मुजारबा। मज़ीद इनको आप इनके नाम गूगल से सर्च कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के सर्विस दे रहे हैं और इनकी हायरार्की क्या है। उसके बाद है जी मुल्की लिहाज से कंपनीज़ को बनाना। पाकिस्तानी कंपनी में आ जाएगा ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में कायम होती है, उनका उनका जो हेड ऑफिस होता है वो भी पाकिस्तान में ही होता है, किसी सूबे में हो सकता है, किसी भी सूबे में उसको वो कायम कर सकते हैं, और इसके जो भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ के लोग को, यहाँ के जो शेयर होल्डर हैं सारा उनको ही मिलता है। यही बातें इसमें लिखी हुई हैं, मज़ीद इसको पढ़ लीजिएगा। मिसालें उसने पैकेजेस लाहौर और कोहिनूर कराची की मिसालें दी हैं। उसके बाद है गैर मुल्की कंपनी। गैर मुल्की कंपनी का मतलब है नेस्ले। ठीक है, नेस्ले का क्या मकसद, नेस्ले उनका हेड ऑफिस भी बाहर है, उनके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं, किसी दूसरे मुल्क में हैं। यहाँ से पैसे इकट्ठे होकर पैसे भी उनको ही मिलते हैं। लेकिन ये जो कंपनी होती है ना, ये जो यहाँ का पाकिस्तान का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होएगा वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करवाएगी। तो इसको हम गैर मुल्की कंपनी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हिसाब से, वो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क, डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 32 के मुताबिक ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी महदूद होती है, यानी कि जो पैसे लगाएं वहीं तक उनकी ज़िम्मेदारी है। कंपनी अगर डूब जाती है तो वो सिर्फ पैसे जो उसने लगाए हैं वही डूबेंगे, कोई उनको ज़ाती प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का
नुकसान पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हो गई, जो हिस्सेदार है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, उनकी जिम्मेदारी महदूद है, और इसके जो शेयर हैं उसको आसानी से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आसानी से फ़रोख्त और मुंतकिल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हिस्सेदारों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है, 5000 भी हो सकते हैं। मसलन PTCL, SNGPL, इनको सर्च कर लीजिएगा, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो 1984 का जो ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 28(2) के मुताबिक बनाई जाती है। ऐसी कंपनी जो आवाम को शेयर ख़रीदने की दावत नहीं दे सकती, वो ये नहीं कहेगी कि हमारे शेयर परचेज़ कर लें, और इसके हस्सस की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ख़रीदो फरोख्त भी नहीं होती। इसके अलावा इसमें हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकती है। इसकी जो मिसालें हैं वो हैं जी टपाल प्राइवेट लिमिटेड और HKB प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों की, पब्लिक की और प्राइवेट की, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। आगे हम बारी बारी जो है ना वो इनके डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हिस्सेदारों की तादाद। अच्छा, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, बस एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हिस्सेदार जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसमें कम से कम 7 से लेकर जितने मर्जी लोग हो सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 से लेकर 50 तक मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद हस्सस की फ़रोख्त है। हस्सस की फ़रोख्त जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ख़रीदो फरोख्त हो सकती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती। उसके बाद हस्सस की मुंतकिली है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें मुंतकिल किए जा सकते हैं, इस प्राइवेट में मुंतकिल नहीं किए जा सकते। उसके बाद है हस्सस की अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है कि शेयर्स को जारी करना। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा, इसमें वो कहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना वो कम से कम सरमाया की हद पूरी होने से पहले हस्सस की अलाटमेंट नहीं कर सकती, यानी कि एक ख़ास लिमिट जब जैसे ही सरमाया की पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो शेयर्स की अलाटमेंट कर सकती है, जबकि इसके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। प्रॉस्पेक्टस जो है वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो उसके पास जब वो अथेंटिसिटी का एक लेटर आ जाएगा उसके बाद ये काम शुरू कर सकती है, और जो प्राइवेट कंपनी इसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। हसाबात की तशहीर, जो पब्लिक कंपनी है वो अपने हसाबात की तशहीर करती है, करना ज़रूरी होता है, लाजम होता है, जबकि इसके ऊपर इस तरह का करना कोई लाजम नहीं है। नज़मा यानी कि नज़मा का मतलब होता है कि डायरेक्टर होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इंतज़ामी अमूर के लिए डायरेक्टर्स की तादाद कम से कम 7 होनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम 2 होनी चाहिए। आइनी इजलास जो पब्लिक कंपनी इनका जैसे ज़रूरी होता है, इनका ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रज़ामंदी। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो भी डायरेक्टर होते हैं ना उनसे रज़ामंदी लेना ज़रूरी होती है कि वो एज अ डायरेक्टर काम करना चाहता भी है कि नहीं चाहते हैं, इसमें रज़ामंदी लेना ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है अनवान के अंदर आ जाएगा जो पब्लिक कंपनी है उसके साथ लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा जाता है, और जो ये वाली होती है इसके साथ प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा जाता है। इसके साथ लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा तो आपने समझ आना है कि ये पब्लिक कंपनी है। राशिद लिमिटेड कंपनी, तो ये पब्लिक है। अगर कोई प्राइवेट होगी तो वो सिर्फ पब्लिक, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं, वो साथ प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज़ करेगी। उसके बाद प्रमोटर की तादाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। उसके बाद टैक्स में छूट, अगर पब्लिक कंपनी में कोई भी बंदा इन्वेस्ट करेगा तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, जबकि इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती। उसके बाद आ जाए कारोबार का आगाज़। कारोबार के आगाज़, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको आगाज़ के लिए सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, और इसके पास जैसे ही सदाकतनामा होता है, यानी कि अथेंटिसिटी का, कि कारोबार ठीक है, अथेंटिसिटी लेटर जैसे आ जाएगा तो ये अपना, ये वो भी एक तरह का सर्टिफिकेट ही है। अथेंटिसिटी लेटर जैसे ही आ जाएगा तो अपना काम शुरू कर सकती है, लेकिन इसके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये खात्मे के अंदर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, लाजमी बज़रिया अदालत, रज़ा कराना खात्मा और अदालत की निगरानी में, इन चीज़ों के ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसमें मेंबरान अगर रज़ामंद है और अदालत के ज़रिए, इन 2 चीज़ों के ज़रिए इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद है इंतज़ामिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंतज़ामिया हिस्सेदार इंतख़ाबात के ज़रिए मुंतखब किया, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो वोट डाल के डायरेक्टर की, जो है ना जो डायरेक्टर होते हैं वो इंतज़ामी होती है, वो डायरेक्टर की सिलेक्शन करती है, जबकि इसमें इस तरह का नहीं होता। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वही मालिक, वही इंतज़ाम है, सारा कुछ वही है। उसके बाद जसामत में आ जाएँ, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है नोड और इसकी जसामत ज़्यादा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के दरमियाने और वसी दोनों तरह के कारोबार के लिए मौजू होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दरमियाने, यानी कि जो छोटा कारोबार है उसको प्राइवेट आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों वसी भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। कर्ज़े का हसूल आ जाएगा नेक्स्ट चीज़।
अच्छा, इसमें ये कर्जे का असूल दोनों में जैसे ही इनके पास वो अथेंटिसिटी लेटर आ जाएगा, सदाकतनामा आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये भी कर्ज हासिल कर सकते हैं और ये भी कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्ज हासिल नहीं कर सकते, सॉरी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसको इसकी जब तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती तब तक ये कर्ज नहीं ले सकती, और इसकी अथेंटिसिटी लेटर की तश्कील हो जाती है तो ये कर्ज हासिल कर सकती है। उसके बाद आ जाएंगी कानूनी पाबंदियाँ। कानूनी पाबंदियाँ में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, ये बड़ी सख्ती से अमल करती है, जबकि ये सख्ती से अमल नहीं करती। उसके बाद फहरिस्त में शामिल जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स को खरीदो फरोख्त करवा सकती है, ये नहीं करवा सकती। अजलास का अजलास के कोरम में आ जाएगा कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 4 डायरेक्टर या 1/3 टोटल डायरेक्टर का वहाँ बैठा होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर भी होंगे तो काम चल जाएगा। कम से कम सरमाया, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसने कम से कम एक ख़ास सरमाया हासिल करना है, उसके बाद ही इसको सर्टिफिकेट आगाज़ का मिल सकता है। इसमें इस तरह की कोई शर्त नहीं है। दस्तावेज़ का जमा करवाना, जो पब्लिक कंपनी है उसका दस्तावेज़ मसलन के बैलेंस शीट, हिसाब किताब की जारी के जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना ज़रूरी है, जबकि इसके ज़रूरी नहीं है। तो ये अब हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। मैंने बड़ी स्पीड से इसको पढ़ा है क्योंकि इसमें कोई इस तरह कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी, सिंपल चीज़ें थी, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से लेकर आई होप कि आपको इन तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुश्तरका कंपनी की तश्कील, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसकी फॉर्मेशन को हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रमोशन का। प्रमोशन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये वो मरला है जिसमें कुछ लोग, जिन्हें कंपनी के बानियान प्रमोटर्स कहा जाता है, कंपनी के लिए मंदरजा ज़ेर इक़दाम करते हैं। ठीक है, बानियान या प्रमोटर का मतलब है जो कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात है वो है इब्तदाई ख्याल। इब्तदाई ख्याल का मतलब है कि कारोबार शुरू करने से पहले प्रमोटर्स कंपनी के कारोबार की नौइयत और पैदावार के बारे में अपना नज़रिया पेश करते हैं। कारोबार की नौइयत का मतलब ये है नेचर ऑफ बिज़नेस। नेचर ऑफ बिज़नेस का मतलब है कि जो कंपनी हम बना रहे हैं वो क्या काम करेगी। मसलन कि एक कंपनी है वो कुर्सियाँ बनाएगी, कुर्सियाँ बनाना उसका नेचर ऑफ बिज़नेस है। और प्रोडक्शन और पैदावार के बारे में अपना नज़रिया, यानी कि किस तरह से प्रोडक्शन होएगी, कि पहले लकड़ी लेके आएंगे, लकड़ी की फलां मशीन पे कटिंग होएगी, फिर यानी कि ये जो एक पूरी सप्लाई प्रोडक्शन सप्लाई है, इसके बारे में वो नज़रिया पेश करेंगे। उसके बाद है इब्तदाई तहकीक। इब्तदाई तहकीक के अंदर वो ये देखेंगे कि सरमाया कहाँ से लेके आना है, ज़राए नकलो हमल क्या होंगे, ज़राए नकलो हमल के रॉ मटीरियल को लाने के लिए और फिनिश गुड्स को मार्केट पहुँचाने के लिए ज़राए नकलो हमल क्या होंगे। जहाँ हम फैक्ट्री बनाएंगे वहाँ पे मज़दूरों की दस्तयाबी होगी कि नहीं होगी, जहाँ हम फैक्ट्री बनाएंगे वहाँ पे बिजली, गैस और पानी की फराहमी होगी कि नहीं होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में वो ख़ुद भी तहकीक करेंगे और जो इस सब्जेक्ट के माहिर हैं उनसे भी वो राय लेंगे। उसके बाद है ज़राए का इकट्ठा करना। अगर प्रमोटर्स अपनी इब्तदाई तहकीक, यानी कि ये जो इब्तदाई तहकीक है, इससे वो अगर उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा हो गया है तो वो फिर भी क्या करेंगे, फिर वो ये करेंगे कि जो मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आमलीन पैदाइश होते हैं 4 फैक्टर्स, जिसमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। कि पैसा कहाँ से आना है, फैक्ट्री कहाँ पे बनानी है, ऑर्गेनाइज कौन करेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो इनके बारे में अब नेक्स्ट जो तहकीक है वो इसके बारे में करेंगे। उसके बाद है इब्तदाई अखराजात का तखमीना लगाना। इब्तदाई अखराजात का वो तखमीना लगाएंगे प्रमोटर के, कंपनी को शुरू कैसे करना है और उसके बाद शुरू हो जाने के बाद उसको चलाने के लिए कितने अखराजात चाहिए, इसका वो पूरा तखमीना लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें है, तो ये माली ज़रे जो हासिल करेंगे वो करेंगे या तो ये शेयर्स को बेचेंगे, यानी कि जो कंपनी है उसके शेयर्स को इशू करेंगे, या तमस्सकात का आपको पता है कि ये एक तरह के शेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उनको पैसे लगाने के इवज़ जो है वो सूद मिलता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ वो कर रहा है कि अंडर राइटर, यानी ये 3 चीज़ें हैं कि 3 चीज़ों से वो माली ज़राए हासिल कर सकते हैं। पहला है शेयर इशू करके तमस्सकात सर्टिफिकेट दे के और उसके ऊपर सूद दे के, और तीसरी चीज़ है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स का मतलब होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो किसी बैंक्स के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि यार हमारे इतने शेयर्स हैं, ये आपने
बिकवाने बिकवाने हम उसके बदले आपको कमीशन देंगे। क्योंकि होता ही है कि जब एक नई कंपनी होती है वो 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दे, कोई ख़रीदे ही ना, अगर कोई ख़रीदेगा नहीं तो वो कंपनी की तो गुडविल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो पहले जब कंपनी आती है ना वो पहले ही बैंक्स के साथ या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ कमीशन दे के उनके साथ मुआहदे करती है कि आप हमारे जो शेयर्स हैं उनको बिकवा देंगे और हम आपको कमीशन दे देंगे और इस तरह कंपनी को पैसे भी आ जाएंगे। तो ये 3 बातें उसने यहाँ पे की हैं। उसके बाद है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम के बारे में उसने ये कहा कि कंपनी का नाम आसान होना चाहिए, जो आसानी से याद रखा जा सके। जो कंपनी का नाम है वो नेचर ऑफ बिज़नेस को भी, यानी कि नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ भी कोरिलेट करता हो। सरमाया के अजरा की मंजूरी, इसमें वो बात करता है कि जो अगर एक कंपनी है ना तो उसने अगर शेयर्स देने हैं या तमस्सुकात के सर्टिफिकेट्स देने हैं ना तो उसको पहले हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसमें सिंपल सी बात है, कोई बताने वाली बात नहीं है। ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी, प्रमोटर्स मंदरजा बाला के अलावा कंपनी के क़याम के लिए मंदरजा ज़ेर दस्तावेज़ात भी तैयार करवाते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। उसमें सबसे पहले है कंपनी का आइन, कंपनी के क़वाइद व ज़वाबित और कंपनी का पेशनामा। कंपनी का आइन जो है उसमें उसकी सारी डिटेल हम आगे कंपनी का आइन पढ़ेंगे भी। इसको सिर्फ आप फ़िलहाल इसी हद तक याद करें कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने जमा करवाने। एक कंपनी का आइन है, कंपनी के क़वाइद व ज़वाबित और कंपनी का पेशनामा है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे इतना ही रखेंगे, ये उसने सबमिट करवाने हैं। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी को किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना है, ये अब प्रोसेस हमने पढ़ना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करवाना है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त के साथ मंदरजा से दस्तावेज़ात भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले कंपनी का आइन है। कंपनी का आइन के बारे में, कंपनी के आइन से मुराद ऐसी दस्तावेज़ हैं जिसमें कंपनी के मकासद और इसके रजिस्ट्रार ऑफिस और मंजूर शुदा सरमाया वगैरह की तफसील होती है कि सरमाया कितना है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है और कंपनी के मकासद क्या है, कंपनी किस लिए बनाई जा रही है, इसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। इसको फ़िलहाल आप यहीं तक करें, आगे हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है। ज़वाबित, कंपनी के ज़वाबित के कंपनी का जो इंतज़ाम है वो किस तरह से चलाया जाएगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी, जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम करेंगे, उसमें ये सारी बातें लिखी होंगी। डायरेक्टर की लिस्ट होएगी कि ये 7 बंदे डायरेक्टर हैं, उनके नाम, पते, एड्रेस, ये वाली सारी चीज़ें उसके अंदर होएंगी। मज़ीद इसको पढ़ लें। डायरेक्टर्स की तहरीरी रजामंदी, रजामंदी के अंदर है कि डायरेक्टर ये तहरीर करके देंगे कि हम वाकई डायरेक्टर हैं और हम अपनी रजामंदी से एज अ डायरेक्टर काम करना भी चाहते हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स के मखसूस हसस, उसके अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कंपनी के जो भी शेयर्स परचेज़ किए हैं उनकी अदायगी कर दी है और वो एज अ डायरेक्टर काम भी करना चाहते हैं। ये डायरेक्टर के मखसूस हसस में ये बात आ जाएगी। पेशनामे का मतलब प्रोस्पेक्टस है, जिसके ऊपर लिखा होता है कंपनी के नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कंपनी क्या क्या करेगी, कंपनी इस तरह की बातें उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। ये भी सबमिट करवाना लाजमी होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए। उसके बाद है बयान हल्फी। आखिर में प्रमोटर्स अपना बयान हल्फी भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं कि जिसमें यह इकरार किया जाता है कंपनी के क़याम के लिए तमाम लवाज़मात की तकमील कर दी गई है। जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है। इसका वो हल्फन बयान देंगे, तहरीरी बयान। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने ये जी तक डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जब इन डॉक्यूमेंट्स को वो जमा करवाएंगे तो उन्होंने साथ एक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो भी जमा करवानी है। दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस, कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये कंपनी के मंजूर शुदा सरमाया और मेम्बरान की तादाद के मुताबिक होती है। कंपनी के आइन और ज़वाबित पर मोहर लगाने की फ़ीस, ये वो 3 बातें हैं जिसकी फ़ीस होएगी। ये 3 चीज़ों की फ़ीस जमा करवानी है। कंपनी के आइन और ज़वाबित पर मोहर लगाने की फ़ीस अलहदा है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलहदा है और जो दरख्वास्त और डॉक्यूमेंट्स जमा करें उसकी फ़ीस अलहदा है। सदाकतनामा तश्कील का हसूल। अच्छा, सदाकतनामा हमने पीछे भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा, इसके बारे में मैं आपको कह रहा था ये एक लेटर ऑफ अथेंटिसिटी है। इसका सदाकतनामे तश्कील का मतलब ये है कि जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना, ये जो हमने ये यहाँ तक पढ़े हैं रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और इससे ऊपर जो पॉइंट्स हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, जब ये सारे पॉइंट्स आप उनको जमा करवा देते हैं, अगर उसको लगे, रजिस्ट्रार को लगे कि आपके ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, तो वो आपको एक सदाकतनामा तश्कील का सर्टिफिकेट दे देता है। उसके बाद ये मिलने के बाद, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है लेकिन इतना हो जाने के बाद जो कंपनी है वो अपना कारोबार शुरू कर सकती है।
कारोबार के आगाज़ का सर्टिफिकेट, कंपनी की रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के बाद किसी भी पब्लिक कंपनी अपने कारोबार शुरू करने के लिए आगाज़ का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए मंदरजा झेल शराइत पूरी की जाती हैं। सरमाया की फ़राहमी, सरमाया की फ़राहमी में आ जाएगा कि कंपनी के अगला मरहला सरमाया की फ़राहमी का होता है। कंपनी कोई भी कारोबार करे, इसके लिए ये अपना सरमाया मंदरजा झेल तरीक़ों से इकट्ठा कर सकती है। अब कैसे कंपनी सरमाया इकट्ठा कर सकती है? या तो वो शेयर्स जारी करेगी कि ये जनरल पब्लिक को कहेगी कि ये कंपनी के शेयर लें, उसके बदले हमें पैसे दे दें। तमस्सकात का मतलब है कि वो सर्टिफिकेट दे देगी और लोगों को उसके ऊपर सूद देगी और बचतों के ज़रिए, और कंपनी की अगर कोई बचत हो रही है तो वो बचत भी कंपनी के सरमाए में वो डालते जाएंगे। उसके बाद है पेशनामा का अजरा। पेशनामा दरअसल एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में बातें लिखी होती हैं। अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं। कंपनी को अपने हसस अवाम को बेचने के लिए पेशनामा जारी करना पड़ता है, यानी कि अगर कंपनी ने लोगों को शेयर बेचने हैं तो वो लोगों को एक बुकलेट एक होती है जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रोस्पेक्टस होता है, तो उसमें यही लिखा होता है कि हमारे कॉलेज में जो है वो स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे ग्राउंड भी है, क्लासेस बड़ी अच्छी हैं, उस्तादा पीएचडी फैकल्टी है, इस तरह की बातें। तो ये भी इसी तरह की बातें करेंगे इसके अंदर कि कंपनी बड़ी अच्छी है, कंपनी ये इंसेंटिव देगी, कंपनी जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम करे, इस तरह की बातें उसमें लिखी होती हैं पेशनामा यानी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर। दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकार हसस खरीदने के लिए नामजद करदा बैंकों में दरख्वास्त फॉर्म के साथ तयशुदा रकम जमा करवा देते हैं। वो रकम जमा करवा देंगे और उनको उसके बदले में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके ऊपर जो शेयर्स हैं उनकी डिटेल वगैरह मौजूद रहेगी। कम अज़ कम सरमाया की मिकदार। अच्छा, कम अज़ कम सरमाया की मिकदार का मतलब ये है कि कंपनी को हसस ख़रीदने के लिए दरख्वास्तें वसूल हो जाती हैं तो ये तस्दीक भी की जाती है कि कारोबार चलाने के लिए सरमाया की जो कम अज़ कम मिकदार मुकर्रर की गई थी वो हासिल हो गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो सरमाया उसने कंपनी को चाहिए वो दरख्वास्तें जैसे ही आ जाएंगी, उसके बाद जब एक ख़ास जब जो सरमाया उसको चाहिए उस सरमाए के मुताबिक अगर पैसे आ गए हैं तो वो उसके साथ ही जो है ना वो लोगों को शेयर्स बदले में जारी कर देंगे। इसका मतलब यही है कि कम अज़ कम सरमाया जो उसको चाहिए उसके मुताबिक सरमाया हो गया। सरमाया होने के बाद वो लोगों को अगर किसी के एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको पैसे वापस कर देंगे और बाकियों को वो शेयर्स जारी कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ है वो है हसस की अलाटमेंट। जैसे कंपनी को जो भी सरमाया चाहिए वो सरमाया पूरा हो गया तो कंपनी आइन के मुताबिक लोगों को हसस यानी कि शेयर्स जारी कर देती है, जिसकी इतला दरख्वास्त दहिंदान को खतूत के लिए उनको खतूत भेजकर इस चीज़ की इतला की जाती है। अच्छा, अगर रजिस्ट्रार ये मुदज्जा वाला जो हमने चीज़ें की हैं अगर वो इस सारे प्रोसेस से मुतमिन है कि हमने जितने पैसे चाहिए थे उतने शेयर्स जारी कर दिए हैं और इस चीज़ों से अगर वो मुतमिन है तो वो उसको पब्लिक कंपनी को आगाज़ सर्टिफिकेट जारी कर देता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस यानी कि बिज़नेस को कमेंस करने का जो है ना ये बिज़नेस सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये सारी बातें हमने इसमें की हैं। इस चार्ट को आप देख लेना। प्रमोशन की ये सारी बातें की हैं, इनकॉर्पोरेशन की भी ये सारी बातें की हैं और आगाज़ का सर्टिफिकेट इसमें भी ये सारी बातें की हैं। तो यही सब ऊपर हम यही बातें करके आए, आगे उन्होंने सिर्फ इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद ये चीज़ें आ गई, कंपनी का आयन, कंपनी के ज़वाबत और कंपनी का पेशनामा। मैंने आपको कहा था कि इसको फ़िलहाल आप जो ऊपर हमने पढ़ा है उसको सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लें, बाकी अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कंपनी की अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी का आयन, कंपनी के ज़वाबत और कंपनी का पेशनामा। इसमें सबसे पहला जो है वो है कंपनी का आयन, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में तकरीबन आ जाता होता है। और आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। कंपनी का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कंपनी के हकूक़ यानी कि कंपनी को क्या क्या मिलना चाहिए, कंपनी क्या क्या कर सकती है और कंपनी ने क्या करना है उसके मकासद का तयन करती है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर लिखी होंगी। कंपनी का आइन कंपनी और दाखिली लोगों मसलन बैंकार और कर्ज ख्वाहों के दरमियान में एक किस्म का मुआहदा होता है जिसमें कंपनी की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है। कानूनी हैसियत का मतलब यही है कि कंपनी जो भी लोन ले रही है वो कंपनी ले रही है। हिस्सादार यानी कि जो शेयर्स होल्डर हैं और जो कंपनी है इनकी दोनों की अलग अलग एंटिटी है। अगर किसी ने लोन दिया है या लिया है उसने कंपनी के साथ ही डील करना है, कंपनी को पैसे देने हैं, कंपनी से पैसे लेने हैं।
उसके बाद आ जाए मज़ीद हम इसको आगे देखते हैं। आयन कंपनी का एक बुनियादी और अहम दस्तावेज़ है। इसके लिए इसकी तैयारी में नहायत एहतियात से काम करना चाहिए और इसे कंपनी के माहिरीन से ही तैयार करवाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर कंपनी के बानियान जो प्रमोटर होते हैं वो खुद ही इसको तैयार करते हैं। अगर कंपनी के किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे जिसका जिक्र आइन में ना हो तो ये जो काम है ना ये गैर कानूनी हो जाएगा। मसलन कि अगर एक बिज़नेस है, उसका कहा था कि वो कुर्सियाँ बनाएगा, तो वो कुर्सियों के बाद फ्रिज नहीं बना सकता। अगर वो फ्रिज बनाएगा तो वो गैर कानूनी होगा। इसलिए कंपनी के आइन में किसी किस्म की तब्दीली या बाकायदा इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती, आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। कंपनी के आइन में हर बात को अलग अलग पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है और हर पैराग्राफ को शक का नाम दिया जाता है, शिक का नाम दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें अब इसमें चीज़ें आ गई कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है कंपनी का नाम। ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है, यहाँ पे देखें। सबसे पहले इसमें आ रहा है कंपनी का नाम, कि कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे भी कंपनी का नाम आ रहा है, तो वो इसमें कहता है कंपनी का नाम कंपनी की तमाम दस्तावेज़ात पर ज़रूर दर्ज होना चाहिए। कंपनी का नाम बहुत सोचो विचार के बाद तय करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा कंपनी का नाम आपने जो तय कर लिया ना और उसको रजिस्टर करवा लिया, तो वो नाम इतनी जल्दी इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। और ये भी देख लेना है कि वो नाम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। कोई नाम ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड भी ना हो और कंपनी के जो नेचर ऑफ बिज़नेस है ना उसको भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करता हो। उसके बाद वो ये कह रहा है कि कंपनी के साथ ये लिमिटेड का वर्ड लिखना ज़रूरी है। लिमिटेड कंपनी लिखेंगे तो इसका मतलब है वो पब्लिक है, और अगर प्राइवेट है तो उसके साथ प्राइवेट का वर्ड आपने ज़रूरी लिखना है। सदर दफ्तर, हेड ऑफिस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो दूसरा पॉइंट है उसने किया है कि हेड ऑफिस कहाँ पे वाक़या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दूसरी चीज़ सदर दफ्तर यानी कि हेड ऑफिस के बारे में लिखना है। कंपनी के आइन में हेड ऑफिस की जगह और इसका मुकम्मल पता दर्ज किया जाता है। आमतौर पर यहाँ उसको रियासत और सूबे का नाम लिखा जाता है जहाँ कंपनी अपना कारोबार शुरू करना चाहती है। पता को तब्दीली की सूरत में 28 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को मुतला करना ज़रूरी है। अगर आपने हेड ऑफिस चेंज किया तो 28 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रार को ज़रूर बताना है, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी ज़ुमरे में आएंगी। उसके बाद है सरमाया। कंपनी के आइन में कंपनी के सरमाया के मुतालिक भी वजाहत की जाती है, यानी कंपनी का कुल सरमाया कितना है और इसके सरमाए को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और हर हिस्से की कितनी मालियत यानी कि कितने शेयर्स में तकसीम किया जाएगा और उन शेयर्स की क्या मालियत होएगी। ये देखें, ये सरमाया के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है और उनको डिवाइडेड इनटू कितने में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, यही बातें उसने की हैं। टोटल कितना है और उसके कितने हिस्से किए जाएंगे, वही बात इसमें की है। कंपनी के मकासद में आ जाएगा नेचर ऑफ बिज़नेस, कि नेचर ऑफ बिज़नेस उसका क्या है। अगर पहले कुर्सियाँ बनाने का करवाया ना, बाद में फ्रिज नहीं बना सकते, फ्रिज बनाएंगे तो वो गैर कानूनी समझा जाएगा। तो कंपनी के मकासद यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट में इसमें लिखे हुए हैं। इसमें वो यही बात करता है कि जो कंपनी जिस काम के लिए कंपनी बनाई जाएगी ना, तो वो कंपनी फिर वही बिज़नेस को कैरी करेगी, उसको चेंज नहीं कर सकती। ये देखें, ब्राइडल मेकअप है तो वो ब्राइडल मेकअप का ही करेगी बाद में। उसके बाद है ज़िम्मेदारी, कि वो लिमिटेड ज़िम्मेदारी होगी कि अनलिमिटेड ज़िम्मेदारी होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कहाँ पे लिमिटेड का वर्ड, ये देखें, ये उसकी लाइबिलिटी लिखी हुई है कि ये लाइबिलिटी लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी। तो ये कंपनी में आपको पता है कि लिमिटेड होती है। लिमिटेड को मैं बहुत दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसको नहीं कर रहा मैं अब। उसके बाद है एसोसिएशन की शिक। इस शिक के तहत आइन पर दस्तखत करने वाले तमाम प्रमोटर्स इस बात का ऐलान करते हैं कि वो कंपनी को तशकील देना चाहते हैं और अपने ज़िम्मे लगाए हुए हिस्सा खरीदेंगे, और इस शिक में इनके नाम, पते और एड्रेस वगैरह भी शामिल होते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर वही बातें लिखी हुई हैं। उनका नाम है, उनका CNSE है, उनके वालिद का नाम, उनकी नेशनैलिटी है, उनका ऑक्यूपेशन है, और उनकी ये बाकी बातें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वो कितना सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर ईच कितना सब्सक्राइबर करेगा। सब्सक्राइब का मतलब यही होता है कि कितने वो जो है ना वो शेयर्स को परचेज़ करेगा। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होनी है। अच्छा, अब इसमें कहता है कि अगर कंपनी के आइन में कोई तब्दीली करवानी है तो आइन की तब्दीली के लिए कंपनीज ऑर्डिनेंस
1984 की दफ़ा 20 और 21 के मुताबिक कंपनी को यह इख्तियार हासिल होता है कि वो आइन में मौजूद शिकों को अदालत या मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी से कंपनी का आर्डीनेंस की शराइत को तब्दील करवा सकती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है कंपनी का आइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा किसी और क्या कहते हैं उसको एग्जांपल्स के साथ। तो नहीं आई तो लिख देना नीचे। अच्छा, उसके बाद है कंपनी के क़वाइद व ज़वाबित, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, तो कंपनी के क़वाइद व ज़वाबित को पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें वो बात करता है कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें कंपनी का कारोबार, यानी कि उसने कारोबार क्या करना है और जो इंतज़ामी अमूर है वो किस तरह से तय किया, इंतज़ामी अमूर के मार्केटिंग से ये इस तरह की जो इंतज़ामी चीज़ें हैं वो किस तरह से होएंगी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। ये कंपनी की दूसरी अहम दस्तावेज़ है। पहली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और दूसरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इसे मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा कराया जाता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो ये दोनों रजिस्ट्रार को फिर जमा करवा देगा। जब कोई कंपनी अपने क़वाइद व नहीं बताती तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1948 के टेबल के बनाए गए एक मॉडल को कानून के तौर पर तस्लीम कर लिया। यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो जो कंपनी एक्ट 1984 है उसका एक टेबल है 85, उसके मुताबिक जो है ना वो खुद ब खुद ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाएगा अगर वो इसको नहीं बताएंगे। अच्छा, अब उसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले है सरमाया और उसके हसस में तकसीम, कि टोटल सरमाया कितना है और उस सरमाए को कितने हिस्सों में तकसीम करना है, यानी कि उसके कितने शेयर्स बनाने हैं। उसके बाद है हसस की इकसाम। हसस की इकसाम का मतलब है कि जो शेयर्स हैं उनकी क्या इकसाम होएंगी। वो यहाँ पे आगे शेयर्स की इकसाम है, वो यहाँ पे मैं तो डिटेल में आपको नहीं, ये देखिए हसस की इकसाम, तरजीही हसस होता है, इज्तमाई हसस होता है, गैर इज्तमाई और अमूमी। यानी कि ये जो है ना तरजीही, अमूमी, गैर अमूमी, इनमें से कौन सी जो है ना वो उसकी टाइप होनी चाहिए, यानी कि हसस की कीमत, हाँ ये हसस की कौन सी किस्म होनी चाहिए। उसके बाद है कि हसस की कीमत और हसस की मुंतकली, के एक जो शेयर है उसकी कितनी कीमत होएगी और उसको स्टॉक एक्सचेंज में बेचने का क्या तरीकाकार होगा, वो चीज़ हम इसमें लिखेंगे। सरमाए में तब्दीली का तरीकाकार, अगर कल को अभी सरमाया है 1 लाख रुपये, अगर कल को 1.5 लाख रुपये सरमाया लेके जाना है तो उसका क्या तरीकाकार होएगा कि नए डिबेंचर बनाए जाएंगे, नए शेयर्स बनाए जाएंगे, या फिर जो है वो तमस्सकात के ज़रिए उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होएगा, किस प्रोसेस के तहत सरमाया में तब्दीली की जाएगी। हिस्सेदारों के हकूक़, जो हिस्सेदार हैं उनके क्या हकूक़ हैं। हिस्सेदारों के हकूक़ क्या हो सकते हैं, हिस्सेदारों के हकूक़ ये हो सकते हैं उन्होंने पैसे लगाए, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, उनको कंपनी की हिस्साबात के बारे में पता होना चाहिए, उनको जितनी भी कंपनी के अंदर चेंजेस वगैरह हो रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको उनकी अपडेट होनी चाहिए। ये हिस्सेदारों के हकूक़ हैं। उसके बाद है हसस की स्टॉक में तब्दीली। हसस की स्टॉक में तब्दीली का ये मतलब है कि स्टॉक में तब्दीली करना, यानी कि शेयर्स में तब्दीली करना। अगर उनको कम करना है या ज़्यादा करना है तो किस तरीक़ाकार के तहत उनको किया जाएगा। उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम और उनकी तादाद क्या है वो इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर्स के इख्तियारात और फ़राइज़। इख्तियारात ये हैं कि वो किस किस चीज़ का इख्तियार उनके पास है। फ़राइज़ का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर फ़र्ज़ हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाब दें। उसके बाद हिस्सादारों के इजलास बुलाने का तरीकाकार क्या होगा। अगर शेयर होल्डर जो हैं वो चाहते हैं कि जो है ना वो कोई चेंजेस किए हैं, कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई चेंजेस किए हैं, तो वो जो शेयर होल्डर हैं वो किस तरीके के तहत इजलास बुलाएंगे, वो तरीकाकार इसमें मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हिस्सादारों के वोट देने का तरीका क्या होगा, कि जो जमहूरी अमल है कि अगर उन्होंने कोई डायरेक्टर को चेंज करना है या पहली दफ़ा डायरेक्टर की सिलेक्शन की जा रही है तो उसका वोट किस तरह से कास्ट किए जाएंगे, उसका क्या तरीकाकार होएगा। डायरेक्टर का इंतखाब किस तरह से होएगा, हसास और उनकी 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 पड़ताल किस तरह से होगी, हिसाबात उनकी पड़ताल किस तरह से होएगी, कि ऑडिट होएगा, ऑडिट की रिपोर्ट किस तरह लिखी जाएगी, उसको कौन कौन चेक करेगा, ये सारी चीज़ें यानी कि उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। उसके बाद है, अच्छा उसके बाद इसमें है कि ऑडिटर का इंतखाब
उसकी हकूक़ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ऑडिटर वही है जिसने कंपनी का ऑडिट करना है, उसने सारे बैंक ऑफ अकाउंट और जो भी बैलेंस शीट वगैरह है उसको टैली करना है और उसकी चीज़ों को देखना है कि उसमें किसी तरह का कोई घपला तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। तो ये देखना है कि ऑडिटर का इंतखाब कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, एससीसीपी करेगी या कंपनी खुद करेगी, एक्सटर्नल। इसमें तो वैसे एक्सटर्नल ऑडिटर ही होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो होती है, जो साइन है, वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर के ही चलते हैं। उसके बाद इसमें इसमें आ जाता है कंपनी का नफ़ा और महफूज सरमाया। अच्छा, कंपनी का नफ़ा और महफूज सरमाया का ये मतलब है कि कंपनी जो है जैसे जैसे नफ़ा कमाती जाएगी ना, तो वो कुछ कुछ पैसे महफूज भी करती रहेगी, ताकि कल को अगर सरमाए की ज़रूरत है तो वो उन पैसों से जो है ना वो सरमाया बढ़ा सके। डायरेक्टर का अजलास कब कब होएगा और उसको अजलास को बुलाने का तरीकाकार क्या होगा, उस वो सारी बात की जाएगी। हसस की फ़रोख्त का तरीकाकार के जो शेयर्स हैं उनको एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उनको किस तरह से फ़रोख्त किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होएगा। कंपनी की मोहर, कंपनी क्योंकि खुद एक लीगल एंटिटी है, खुद साइन तो वो कर नहीं सकती, तो कंपनी की मोहर मोहर होएगी ये, और वो मोहर जो है वो यानी कि जब कंपनी को ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दी जाती है, और ये मोहर ही कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद है मैनेजिंग एजेंट्स, उनके हकूक़ व फ़राइज़ और मुआवजा। अच्छा, मैनेजिंग एजेंट्स जो हैं ये इन्होंने अगर किसी एक्सटर्नल लोगों की, एजेंट्स की अगर कोई चीज़ों को इंतज़ामी अमूर को मैनेज करने के लिए अगर उनकी सर्विसेज हायर करनी है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होएगा, उनके हकूक़ क्या होंगे, उनके फ़राइज़ क्या होंगे, और मुआवजा। अगर तो ये वर्ड अगर मुआवजा है, तो मुआवजे का तो मतलब है कि उनको पैसे किस तरह मिलेंगे। अगर ये मुआवजा है तो मुआवजे का मतलब ये है कि वो जो भी सिचुएशन होएगी उस सिचुएशन को किस तरह से वो उसको सॉल्व करेंगे। इसका जो मैंने अभी सर्च किया था मुआवजे का, तो वो कुछ इस तरह से आया था कि कन्फ्रंटेशन। तो कन्फ्रंटेशन का जो लफ्ज़ आया था मुहाज़रा, यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो उनको किस तरह से टैकल करेंगे। तो ये मुआवजा का मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद अच्छा, कंपनी के ज़वाबत में तब्दीली। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी था कि अगर आपने कोई चेंजेस करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने चेंजेस करवानी है तो उसके लिए कंपनी ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 28 है उसके मुताबिक कंपनी के ज़वाबत में कंपनी के हिस्सेदार एक खुसूसी करारदाद के ज़रिए तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये तब्दीली कंपनी ऑर्डिनेंस और कंपनी के आइन के मुनाफी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कंपनी का जो आइन है उसके साथ जो है ना वो डिफ्रेंशिएट ना कर रही हो, उसके साथ जो है वो डिसएग्री ना कर रही हो, तो वो इस तरह की चेंजेस करवा सकते हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 28 के मुताबिक। तो ये हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। अच्छा, इसमें वो बात करता है कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए कंपनी के हसस यानी कि कंपनी के शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेचने के लिए ये एक किताबचा शाया किया जाता है, जिसके अंदर लोगों को कहा जाता है कि ये देखें ये चीज़ें हैं, तो आप आएँ कंपनी के शेयर को परचेज़ करें। इसको प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी कहते हैं। प्रोस्पेक्टस एक एक कापी जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ भी जमा करवाई जाती है, और इवन कि इसको अखबार के अंदर भी शाया करवाया जाता है लोगों तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपनी का आइन है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके तमाम नकात इसमें होते हैं। डायरेक्टर्स के नाम और पते होते हैं। डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अहलियत के लिए कितने फ़ीसद शेयर्स को ख़रीदना पड़ेगा, वो बात इसमें होती है। बैंक के ऑडिटर के नाम पता होते हैं, और अगर आपने एक मिनट यहाँ तक कर लेते हैं, और अगर जो शेयर्स हैं उनको फ़रोख्त करने का यानी कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में बेचने का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की होती हैं। उसके बाद है कि प्रमोटर के लिए मखसूस किए गए हसस की क्या, यानी कि प्रमोटर होते हैं जो कारोबार को शुरू करते हैं, उसके लिए कितने शेयर्स की तादाद है, हसस की कुल शेयर्स की कुल तादाद कितनी है और उनकी मालियत कितनी है। सरमाया फराहम करने वाली शख्सियत या अदारे का नाम भी लिखा जाता है। डायरेक्टर की खिदमात का, जो डायरेक्टर हैं उनकी सैलरीज़ क्या होंगी, कारोबार को शुरू करने के क्या अखराजात होंगे, उसकी सारी डिटेल है। अंडर राइट करने वाली कंपनी का नाम और उसकी कमीशन। अंडर राइट का मतलब ये होता है कि अगर एक नई कंपनी शुरू हुई है, वो मार्केट के अंदर लोगों को कहेगी आए हमारे शेयर परचेज़ करें,
और अगर लोग उसके शेयर परचेज़ नहीं करेंगे तो वो उस कंपनी की गुडविल, उस कंपनी का मार्केट में नाम बुरा हो जाएगा कि इसने कहा है कि मेरे शेयर परचेज़ करो और किसी ने भी शेयर नहीं परचेज़ किए। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, वो मुख्तलिफ बैंकों के साथ और मालियाती अदारों के साथ मुआहदा करती है कि हम आपको कमीशन देंगे तो आप हमारे जो शेयर्स हैं उनको बिकवाएं। तो ये इस तरह से जो कंपनियों के साथ मुआहदे करके उनको कमीशन दे के जो शेयर बेचना होता है ना, उसको कहते हैं अंडरराइट करना। उसके बाद है कि सरमाया की कम अज़ कम हद कितनी है, कि कम अज़ कम जो सरमाया है जो करना ही करना है उसकी क्या हद है। अहम मुआहदात और उनकी तफसील और मुनाफा जो है, जो भी यानी कि शेयर होल्डर हैं उनको जो मुनाफा है, वो डिविडेंड है, वो किस तरह से मिलेगा उसका तरीक़ाकार बताया गया होगा कि ये आपको इस तरह मिलेगा। उसके बाद अच्छा जी, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट रह गया, जो शेयर्स हैं उसके ऊपर आपको मुनाफा कितने % मिलेगा, किस शरह से मिलेगा, वो भी चीज़ भी इसमें मेंशन की जाएगी। और ये लास्ट इसके जो ये 3 पॉइंट इनको देख लेते हैं। ख़रीदी गई जायदाद की तफसीलात, के जो अभी तक जायदाद ख़रीदी गई है कंपनी के नाम के ऊपर उसकी क्या डिटेल है, और कंपनी के हसस की इकसाम, कंपनी के हसस की इकसाम ऊपर मैंने बताया तरजीही, अमूमी, गैर अमूमी, जो इस तरह की वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये किस तरह की इनकी इकसाम है, वो किस तरह के किस किस्म के ये शेयर्स हैं वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। और हसस की फरखोदगी, मुनाफा, कटौती या असल कीमत पर, कि जो हसस है, जो शेयर्स है उसको किस मुनाफे के ऊपर फ़रोख्त किया जाएगा, कितनी उसके ऊपर कटौती होएगी और उसकी असल कीमत क्या होएगी। इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो सारी चीज़ें मेंशन की होएंगी डिटेल के अंदर। यानी कि ये जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर ये जितने पॉइंट हमने पढ़े, इन पॉइंट्स की सारी चीज़ें मेंशन की गई होंगी। उसके बाद आ जाएँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। कायम मुकाम पेशनामा, कायम मुकाम पेशनामा तो वही पेशनामे का मतलब प्रोस्पेक्टिस है। कायम मुकाम के जो कायम हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 53 के तहत अगर अवामी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोस्पेक्टस जमा ना करवाया जा सके तो इसके बानियान अपने ज़ाती राब्तों या ज़राए से सरमाया इकट्ठा करना चाहते हों तो पेशनामे की जगह एक ऐसी दस्तवर रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहले असर की अलॉटमेंट से 3 दिन पहले जमा कराई जाती है, जिसमें ऑर्डिनेंस के दूसरे शेड्यूल के मुताबिक बताए गए तमाम ज़रूरी इंदराजात मौजूद होते हैं। इस दरख्वास्त को कंपनी का कायम मुकाम पेशनामा, कायम मुकाम पेशनामे का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक पब्लिक कंपनी शुरू हुई है, उसके जो बानियान, उसके जो प्रमोटर थे, उन्होंने प्रोस्पेक्टस नहीं बनवाया, उन्होंने अपने ज़ाती जो लोग जानने वाले थे, लोगों से राब्ते किए कि यार ये हमारी कंपनी है, इसके ये शेयर हैं, तो आप ये शेयर परचेज़ करें, ठीक है। अब उन्होंने उनको कोई प्रोस्पेक्टस नहीं दिया, उन्होंने बस अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और उनको कहा कि आप आएँ और इसको ना आप आके परचेज़ करें। जैसे ही वो पैसे पूरे हुए, अब उन्होंने जो शेयर्स हैं उनकी अलॉटमेंट करनी है। तो अलॉटमेंट करने से पहले उन्होंने जो इसका एक कायम मुकाम प्रोस्पेक्टस है ना, जो भी बातें की हैं उनको प्रॉपरली लिख के इन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में इसको ज़रूर जमा करवाना है। और ये जो जमा करवाएंगे इसको कायम मुकाम पेशनामा कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा, ये वीडियो अब काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई हुई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसके अंदर ये अपना चैप्टर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करवा दूँगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, अपने क्लास फेलोज़ को आप नहीं बताते हैं लिंक्स के बारे में। 50-50 60-60 व्यूज़ हैं मेरी इन वीडियोस के ऊपर, तो अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं ख़ुद को कैसे मोटिवेट करूँगा। और उम्मीद है कि मेरी ये रिक्वेस्ट सुन के तो आप इन वीडियोस के लिंक्स को अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करेंगे ताकि मेरे लिए भी कुछ मोटिवेशन का सामान हो सके। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो बाकी चैप्टर रह गया ना जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इंशाल्लाह एक्सरसाइज समेत इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएं प्लेलिस्ट में नीचे। अल्लाह हाफ़िज़।